आनंद बाबू मैनेजर के पद से रिटायर होने के बाद 5 साल गुजार लिए थे। उनका विशाल अपार्टमेंट अब उन्हें एक खाली पिंजड़ा लगता था। कोने में एक छोटा सा मेज था जिस पर उनकी पुरानी फाउंटेन पेन और एक डायरी धूल खा रही थी। कभी कभी वह अपनी कलम निकालकर उसके निब को देखते तो उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आते, जब उनकी हस्तलिपि यानी हैंड राइटिंग बैंक में मिसाल हुआ करती थी। उनके बेटे रोहन एक व्यस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बहू सुमन दोनों को उनका खाली बैठे रहना अखरता था। एक दोपहर आनंद बाबू बरामदे में बैठकर अपनी एक पुरानी किताब गुनगुना रहे थे। रोहन ऑफिस से लौटकर आया। रोहन कहता है, पापा आप दिन भर खाली क्यों बैठे रहते हैं? कुछ तो कर लिया करो। आपकी ये पुरानी बातें और कविताएं अब कौन सुनता है? उनकी आवाज़ में खींच थी। सुमन कहती है, हाँ पापा जी, आप यहाँ बैठे रहते हैं तो लगता है बस कमरे में बोझ रखा है। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। आनंद बाबू के दिल को गहरा धक्का लगा। उन्होंने चुपचाप अपनी कलम और डायरी उठाई और अपने छोटे से कमरे में चले गए। तकिए पर सिर टिकाकर उन्होंने सोचा, क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस दिन के लिए लगाई? अगले दिन आनंद बाबू पड़ोस के कैफ़े में चाय पीने गए। वहीं उन्हें 22 वर्षीय ग्राफिक डिज़ाइनर परी मिली। वह अपने लैपटॉप पर व्यस्त थी। उन्होंने गलती से अपनी पुरानी डायरी वहीं छोड़ दी। परी ने जब डायरी उठाई तो पहला पन्ना खुला था। उस पर आनंद बाबू ने एक छोटी सी कहावत इतनी सुंदर कैलीग्राफी में लिखी थी कि जैसे अक्षर नाच रहे हों। परी हैरान रह गई। जब आनंद बाबू डायरी लेने वापस आए तो परी ने तुरंत कहा, अंकल जी, यह हैंड राइटिंग, यह तो कला है, इतनी सुंदर। क्या आप रोज लिखते हैं? आनंद बाबू ने कहा, नहीं बेटी, यह तो बस एक पुरानी आदत है। बैंक में था तब बहुत लिखता था, अब कौन देखता है? परी ने कहा, अंकल, मैं एक डिज़ाइनर हूँ। आजकल दुनिया आर्थेटिक और हाथ से बनी चीज़ों को खोजती है। आपकी यह कलम की कला किसी खजाने से कम नहीं है। आप इसे इंटरनेट पर क्यों नहीं लाते? आनंद बाबू हंसते हुए बोले, बेटे, मुझे तो मोबाइल का एम भी नहीं पता और इस उम्र में कौन देखेगा? परी बोली, देखेंगे, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, आप बस अपनी कलम का जादू दिखाइए। आनंद बाबू के भीतर एक पुरानी लौ फिर से जल उठी। उन्हें लगा शायद वह बोझ नहीं बल्कि कुछ खास है। परी ने अगले ही दिन एक छोटा स्टूडियो सेटअप किया। चैनल का नाम रखा गया आनंद की कलम। पहला वीडियो प्रेमचंद की कहानी का शीर्षक कैलीग्राफी में लिखना। शाम को रोहन और सुमन ने यह सब देखा। सुमन ने कहा, पापा जी, ये क्या मजाक है? इस उम्र में ये सोशल मीडिया? अब आपको क्या इंटरनेट स्टार बनना है? रोहन ने बोला, परी, तुम्हें भी कोई दूसरा काम नहीं मिला? पापा को शांत रहने दो। आनंद बाबू चुप रहे, लेकिन परी ने उन्हें हिम्मत दी। अंकल, बस शुरू करते हैं। दुनिया को आपकी शांति की ज़रूरत है। पहले वीडियो में आनंद बाबू ने अपनी शांत और अनुभवी आवाज़ में एक छोटी सी जिंदगी की सीख दी, जबकि उनकी उंगलियां बड़े धैर्य से कागज़ पर अक्षर उकेर रही थी। 2 दिन बाद परी भागती हुई आई। परी बोली, अंकल, आपका वीडियो वायरल हो गया, 15,000 व्यूज़।
लोग कहते हैं कि आपकी कलम उन्हें सुकून देती है। आनंद बाबू ने कहा, इतने लोग मेरे अक्षरों को? उनकी आंखों में बरसों बाद एक चमक थी जो आत्मसम्मान की थी। आनंद बाबू का चैनल तेजी से बढ़ने लगा। वह रोज नए वीडियो बनाते जिसमें वह मशहूर साहित्य की पंक्तियाँ, जीवन की सीख और कभी कभी अपनी पुरानी यादों को कैलीग्राफी में दिखाते। उनकी कलम का जादू ऐसा चला कि एक महीने में 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। एक हफ्ते बाद एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशिंग हाउस ने उन्हें संपर्क किया। वे अपनी किताबों के नए संग्रह के लिए उनकी हस्तलिपि पर आधारित एक विशाल फॉन्ट बनाना चाहते थे। बड़ी राशि और फॉन्ट को आनंद फॉन्ट नाम दिया जाएगा। जब यह खबर अखबार में छपी तो रोहन और सुमन चौंक गए। उस रात रोहन टीवी पर एक न्यूज़ चैनल देख रहा था। आनंद बाबू का इंटरव्यू चल रहा था। एंकर ने कहा, आनंद बाबू 68 की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय सफलता के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आनंद बाबू ने कहा, मैं बस यही चाहूँगा कि कोई भी बुजुर्ग बेकार नहीं होता। उनके अनुभव में इतनी ताकत होती है कि वह दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। मेरी कलम ने मुझे बोझ बनने से रोका और मेरी पहचान मुझे वापस दिलाई। रोहन का हाथ रिमोट पर थम गया। उसकी आंखें नम थी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिता को ताने दिए थे। सुमन चुपचाप आकर रोहन के पास बैठ गई। सुमन ने कहा, रोहन, हम कितने गलत थे। जिस कला को हम पुराना कह रहे थे उसी ने आज दुनिया में उन्हें सम्मान दिलाया। रोहन उठा और सीधे अपने पिता के कमरे में गया। आनंद बाबू अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। रोहन उनके पैरों में गिर गया। रोहन आंखों में आंसू के साथ बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको बोझ समझा। आप तो हमारी ताकत और प्रेरणा हैं। आनंद बाबू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, बस देर से ही सही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद आनंद बाबू ने अपना मिशन बदल दिया। उन्होंने परी के साथ मिलकर एक ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू की जिसका नाम था रिटायर्ड नहीं। यहाँ वह बुजुर्गों को कला, चिकित्सा और डिजिटल स्किल्स सिखाते थे। रोहन अब ऑफिस से आते ही अपने पिता की वीडियो की एडिटिंग में मदद करता था। सुमन अब उनके लिए नए नए रंग और कागज़ खरीद कर लाती थी। घर का माहौल शिकायतों से नहीं बल्कि हंसी और रचनात्मकता से गूंजता था। एक नए वीडियो में आनंद बाबू अपनी कलम और डायरी देखते हुए कहते हैं, यह कलम सिर्फ अक्षर नहीं लिखती, यह आत्मविश्वास लिखती है। यह सिर्फ स्याही नहीं, सम्मान बांटती है। मैं हर उस बेटे बेटी से कहूँगा, अपने घर के बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि उन्हें मंच दीजिए। उनके अनुभवों में ही कल की पीढ़ी का सबसे बड़ा पाठ छुपा है। आनंद बाबू की कलम आज सिर्फ कागज़ पर ही नहीं बल्कि हजारों बुजुर्गों के दिलों में नई उड़ान लिख रही थी। रिटायर्ड नहीं की पहल ने आनंद बाबू को सिर्फ एक कलाकार से बदलकर एक सामाजिक मार्गदर्शक बना दिया था। परी, रोहन और सुमन के सहयोग से यह वर्कशॉप देखते ही देखते देश भर में
फैल गई। हजारों बुजुर्गों ने आनंद बाबू की प्रेरणा से अपनी पुरानी कलाओं, चाहे वह बुनाई हो, कविता हो या बागवानी, को कैमरे के सामने लाना शुरू कर दिया। आनंद बाबू की आवाज़ में जो आत्मविश्वास और अनुभव था, उसने बुजुर्गों के दिलों में आशा की नई किरण भर दी। उनके वीडियो अब सिर्फ सुंदर कैलीग्राफी के बारे में नहीं होते थे, बल्कि उनमें डिजिटल साक्षरता और पीढ़ी के फासले को कम करने के संदेश होते थे। कुछ ही महीनों बाद भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग ने आनंद बाबू के काम को मान्यता दी। उन्हें दिल्ली में होने वाले एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जीवन शक्ति सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। निमंत्रण पत्र पढ़ते हुए आनंद बाबू की आंखें नम हो गईं। यह सम्मान सिर्फ उनकी कला के लिए नहीं, बल्कि उस सामाजिक क्रांति के लिए था जिसे उन्होंने अकेलेपन में शुरू किया था। रोहन उत्सुकता से बोला, पापा, मैं जानता था आपका काम इतना बड़ा है। मैं खुद आपके भाषण की रूपरेखा तैयार करूँगा। सुमन ने बोला, और पापा जी, इस बार आपकी थीम होगी कलम में है जिंदगी की ताकत। हम आपके लिए एक नया हैंडमेड कुर्ता बनवाएंगे। उनके व्यवहार में अब वह पुरानी खींच नहीं थी, वह सिर्फ गर्व और सहयोग था। आनंद बाबू ने महसूस किया उनकी सबसे बड़ी जीत यह अंतर्राष्ट्रीय फॉन्ट या राष्ट्रीय सम्मान नहीं, बल्कि परिवार का यह बदला हुआ प्रेम था। सम्मेलन के दिन दिल्ली के एक विशाल सभागार में सैकड़ों नीति निर्माता, युवा उद्यमी और वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। एंकर ने जब मंच पर आनंद बाबू को बुलाया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गुलाबी साड़ी वाली सुशीला जी की तरह की आनंद बाबू आज मंच पर अकेले नहीं थे। उनकी आवाज़ में हजारों बुजुर्गों की अनकही कहानियाँ थी। आनंद बाबू ने माइक पकड़ा। उनके हाथ में उनकी वही पुरानी फाउंटेन पेन थी जिसने उन्हें नई पहचान दी थी। आनंद बाबू ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में बोला, नमस्कार, मैं 40 साल तक बैंक में मैनेजर रहा। मैंने हजारों लोगों के खाते देखे, लेकिन एक दिन लगा कि मेरा अपना जीवन खाता खाली हो गया है। मुझे मेरे ही घर में बोझ समझा जाने लगा। हाल में सन्नाटा छा गया। रोहन और सुमन जो सामने की कतार में बैठे थे, शर्म और गर्व से सिर झुकाते थे। आनंद बाबू बोले, लेकिन फिर मुझे मेरी कलम मिली और एक बेटी परी जिसने मुझे बताया कि अनुभव की कोई रिटायरमेंट उम्र नहीं होती। मैं आज यहाँ सिर्फ यह कहने नहीं आया हूँ कि बुजुर्गों को क्या चाहिए, मैं यह बताने आया हूँ कि हमें क्या दे सकते हैं। जिस तरह एक कलम अपनी पुरानी स्याही से नए विचार लिख सकती है, उसी तरह हर बुजुर्ग अपने अनुभवों से समाज में नई ऊर्जा भर सकता है। परिवारों अपने बुजुर्गों को बोझ नहीं, बल्कि अपने घर का सबसे अनुभवी CEO समझो। उन्हें डिजिटल दुनिया से सीखो, उन्हें सम्मान दो और देखो वो आपके जीवन में कैसी सुंदरता भरते हैं। उनका भाषण 1 मिनट के लिए रुका। हॉल में उपस्थित कई युवाओं ने खड़े होकर तालियां बजाई। भाषण के बाद विभाग के मंत्री ने उन्हें लाइफ टाइम इंस्पिरेशन अवार्ड सम्मानित किया। अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन थी, 68 की उम्र में कलम की ताकत।
पूर्व बैंक मैनेजर ने डिजिटल दुनिया में बुजुर्गों को दी नई पहचान। घर लौटकर रोहन ने अपने पिता के लिए एक नया बड़ा मेज और एक सुंदर सी कैलीग्राफी किट खरीदी। रोहन बोला, पापा, यह मेज आपकी विरासत है। अब आप यहाँ बैठकर देश के लिए और हमारे लिए अपनी आनंद फॉन्ट में ज़िंदगी के नए अध्याय लिखिए। आनंद बाबू ने अपनी पुरानी कलम उठाई। उन्होंने अपनी डायरी में एक साफ पन्ने में लिखा, सम्मान की स्याही कभी सूखती नहीं। मैंने अपनी पहचान वापस नहीं पाई, बल्कि मैंने अपने जीवन का सबसे सुंदर अध्याय खुद लिखा है। परी, रोहन और सुमन उन्हें घेरे खड़े थे। उनकी आंखें देख रही थी कि कैसे एक कलम ने न सिर्फ एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदली, बल्कि एक पूरे परिवार को रिश्तों के महत्व का पाठ भी पढ़ा दिया। आनंद बाबू अब सिर्फ अपने परिवार के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के कला गुरु बन चुके थे। उन्होंने साबित किया कि जीवन में नई उड़ान भरने के लिए केवल इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, उम्र की नहीं। राष्ट्रीय जीवन शक्ति सम्मेलन में आनंद बाबू के भाषण ने सिर्फ देश को नहीं, बल्कि दुनिया के कई कला और सामाजिक संगठनों का ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही हफ्तों बाद परी के ईमेल इनबॉक्स में एक ऐसा मेल आया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। मेल था लंदन के प्रतिष्ठित ग्लोबल हैंड राइटिंग एंड आर्ट फेस्टिवल से। उन्होंने आनंद बाबू को उनके आनंद फॉन्ट, उनके अद्भुत लेखन और सबसे बढ़कर रिटायर्ड नहीं, मिशन के सामाजिक प्रभाव के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। रोहन ने कहा, पापा, लंदन अब आप सिर्फ भारत के नहीं, विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। सुमन ने कहा, माँ बाप को बोझ समझने वालों के मुंह पर यह सचमुच आत्मसम्मान का सबसे बड़ा तमाचा है। पापा जी, आनंद बाबू पहले तो घबराए, इतनी दूर और वो विदेशी भाषा, लेकिन जब उन्होंने रोहन और सुमन और परी की आंखों में अटूट विश्वास देखा तो उनका आत्मविश्वास लौट आया। इस बार यह यात्रा अकेली नहीं थी। रोहन ने तुरंत हवाई टिकट बुक किया। लंदन में ग्लोबल हैंड राइटिंग फेस्टिवल का मंच दुनिया भर के कैलीग्राफी कलाकारों और लेखकों से भरा था। जब आनंद बाबू अपनी सफ़ेद शेरवानी और पारंपरिक भारतीय कला के साथ मंच पर आए तो तालियों की गड़गड़ाहट शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। मेज़बान ने उनका परिचय दिया। आज हमारे बीच हैं मिस्टर आनंद, जिन्होंने साबित किया कि अनुभव और कला की कोई भौगोलिक सीमा या आयु सीमा नहीं होती। उनकी कला सिर्फ कागज़ पर नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच के फासले पर लिखती है। आनंद बाबू ने अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने अपनी सुंदर कैलीग्राफी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक ही संदेश लिखा, सच्चा धन अनुभव है, सेवानिवृत्ति नहीं। उन्होंने वहाँ मौजूद दर्शकों से कहा, मैंने अपनी कलम से दुनिया को यह बताना चाहा कि हर घर में एक छिपा हुआ कलाकार है, एक अनुभवी शिक्षक है, जिसे बस एक डिजिटल खिड़की की ज़रूरत है। मुझे बोझ समझा गया, लेकिन आज मेरी कलम बोझ हटाने का काम कर रही है। पूरा हॉल भावुक हो उठा। कई वरिष्ठ नागरिकों ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया। फेस्टिवल के जजों ने उन्हें ग्लोबल आर्टिस्टिक्स लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया। लंदन से लौटने पर आनंद बाबू के लिए घर पर फूलों का भव्य स्वागत हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और प्रायोजकों से मिली बड़ी धनराशि का उपयोग उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया,
उन्होंने अपने रिटायर्ड नहीं मिशन को एक स्थायी रूप देने का निर्णय लिया। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा हॉल खरीदा और उसे एक ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया। उन्होंने इसका नाम रखा आनंद आश्रम, अनुभव का केंद्र। बुजुर्गों को मुफ्त डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया ट्रेनिंग दी जाती थी। उनके बनाए गए हस्तशिल्प और व्यंजन ऑनलाइन बेचे जाते थे, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती थी। रोहन ने केंद्र के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल बनाया और सुमन ने मार्केटिंग संभाली। परी अब आनंद आश्रम की मुख्य मीडिया समन्वयक थी। आनंद बाबू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह एक संस्था बन गए थे। एक ऐसी संस्था जो हजारों बुजुर्गों को पुनर्जीवन दे रही थी। एक शाम आनंद बाबू अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में उनकी वही पुरानी फाउंटेन पेन थी। रोहन और सुमन पास में बैठे थे। आनंद बाबू ने, बच्चों, जब मैं बैंक मैनेजर था तब लगता था जिंदगी में सब कुछ पा लिया, लेकिन असली पहचान तो इस स्याही ने दी जिसने मुझे अपनी कीमत समझाई। रोहन ने कहा, पापा, आपने हमें सिखाया कि सम्मान देने से ही मिलता है। हम आपको जो प्यार और सम्मान आज दे रहे हैं, वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आनंद बाबू ने धीरे से कलम खोली और अपनी डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा। कलम का जादू यह नहीं कि उसने सुंदर अक्षर लिखे, बल्कि यह कि उसने परिवार और समाज के बीच टूटे हुए हर रिश्ते को फिर से जोड़ा। छत पर आसमान में चांद चमक रहा था। आनंद बाबू की आंखों में संतुष्टि की चमक थी। उनकी कलम, जो कभी बैंक की फाइलों तक सीमित थी, आज एक सामाजिक क्रांति की मिसाल बन चुकी थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।